राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, हमारी जो पूरी प्लेलिस्ट चल रही थी आपकी सीटेट की PYQ की, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं आपको अभी CDP के क्वेश्चंस कराए, तो अब मैं आपके लिए इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि पेपर 1 के लिए हैं। और अगर दोस्तों आप ये पूरी प्लेलिस्ट आप एक बार देख लोगे ना, तो आपको कुछ और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहा करो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी पेपर 2 में भी 2 सेट करा दिए। पेपर 2 में मैंने आपको 4 सेट करा दिए हैं। पेपर 1 में भी 2 सेट हो गए, आपका ये तीसरा है। तो इन्वायरमेंट स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन के बारे में हम बात करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों जो आपका बनता है वो है, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो वो है मणिपुर और जम्मू और कश्मीर, और है असम और उड़ीसा, और है आपका उत्तराखंड और मेघालय, और है आपका तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। ए है आपका मणिपुर और जम्मू और कश्मीर। ठीक है दोस्तों। मणिपुर दोस्तों, यहाँ पे व्याख्या भी है, आपको व्याख्या सहित मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बुक्स दोस्तों बहुत महंगी आती हैं और यहाँ सब कुछ आपको फ्री है। एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। और दोस्तों, आपको जो भी कुछ चाहिए वीडियो में, जिसका एनवायरनमेंट स्टडीज़, मैथ, CDP, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। मणिपुर और जम्मू और कश्मीर हमारे देश के क्रमशः एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नोट, केंद्र सरकार द्वारा दादरा नगर हवेली तथा दमन एंड दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए दादरा नगर हवेली और दमन दीव विलय विधेयक 2019 पेश किया गया था। भारत के 3 समुद्र तटवर्ती राज्य हैं, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, कर्नाटक, और त्रिपुरा, केरल, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, जो आपका सही उत्तर है वो है दोस्तों आपका, यहाँ नहीं दिया है क्योंकि ऑप्शन में नहीं था। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत में 9 समुद्र तटवर्ती राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न में कोई भी विकल्प तर्कसंगत नहीं है, इसलिए इन्होंने यहाँ सिलेक्ट नहीं किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। सी है आपका, आइए दोस्तों देखते हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर है वो है ए। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसका नाम भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश पड़ा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। नोट, शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय 5 से 6 अगस्त 2022 सम्मेलन इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक छात्र 29 नवंबर 2022 को सूरत के नागरकोइल जाने के लिए ट्रेन में बैठा। यह ट्रेन 20:30 चली और 1 दिसंबर 2022 को 13 बजे नागरकोइल पहुंचा। यदि इस ट्रेन ने 2119 किलोमीटर की दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल क्या है। दोस्तों, ये आपको आना चाहिए, ये सॉल्व करके आपको आएगा। तो इसका 51 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 53 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, आइए यहाँ पे देखते हैं। 29 नवंबर 2022 को चला 8:30 पे शाम को, और 12 बजे सुबह 3 घंटे 30 मिनट हो गए। 30 नवंबर 2022 को 12 AM, तो 12 AM आपके 24 घंटे हो गए। 1 दिसंबर 2022 12 AM, तो आपके 13 घंटे। तो ये कुल समय हो गया 40 घंटे 30 मिनट। और तो यहाँ इन्होंने रख दिया 81 आवर्स। तो ट्रेन द्वारा तय दूरी 2119 किलोमीटर। तो चाल, दूरी अपन समय। आपने अगर मेरी नेट JRF की दोस्तों वीडियो देखी होगी, उसमें ये क्वेश्चन मैंने बहुत कराए थे आपके, उसमें ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको क्या करना है,
आपकी नेट वाली वीडियो, चलिए आप इसी में देखिए। वहाँ आप सीटेट आप तैयारी कर रहे हैं नेट की प्लेलिस्ट में, क्या करेंगे जाके, तो इसमें क्या होगा आपका जो है, तो आंसर निकल के आया 52.32, तो आपका 53 किलोमीटर पर घंटा औसत चाल हो गई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आपका घर X और आपका विद्यालय Y पर स्थित है तथा X और Y के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है, अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं, फिर ठीक उत्तर दिशा में। दोस्तों इन प्रश्नों को करने के लिए आप पेन और रफ पेपर लेके बैठें तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास पेन और रफ पेपर होगा आप इसे तुरंत सॉल्व कर लेंगे। 80 मीटर लंबा सुरंग मार्ग पार करते ही और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है, तो डी है 80 मीटर एग्जैक्टली साउथ, 80 मीटर ठीक दक्षिण, आपका सही उत्तर है। देखिए 200 मीटर चला पहले, देखिए, फिर उसके बाद 80 मीटर चला, उसके बाद 200 मीटर चला, वहीं रुक गया, तो आप 80 मीटर का ही डिस्टेंस बचा। चलिए नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगल में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं? झारखंड, मिजोरम, असम और छत्तीसगढ़। तो आपका दोस्तों सही उत्तर है मिजोरम। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आदि के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। इस विधि में जंगलों को काटकर तथा जलाकर क्यारियां बनाई जाती हैं और फसल बोई जाती है। इसे स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से भी जाना जाता है। भारत में 3 फसल ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं, रबी, खरीफ और जायद। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूर से स्पष्ट देख सकते हैं। कबूतर और तोता, कौवा और कोयल, गिद्ध और फाख्ता, चील और बाज। तो दोस्तों सही उत्तर है चील और बाज। ये अपने शिकार को बहुत दूर से देख लेते हैं। हमारे तो यहाँ आपका श्रेष्ठ दृष्टि, और ये हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक दूर से देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पन्जा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को हाल ही में देश का श्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। मच्छरों द्वारा होने फैलने वाले 2 रोगों को समक्ष चुनिए। तो दोस्तों एक तो आप बता ही दोगे, हैजा और मियादी बुखार। हैजा और मलेरिया, मियादी बुखार और मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है डेंगू और चिकनगुनिया। ये दोस्तों मच्छरों से हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र के एक कोने में नीचे दिया गया पैमाना छापा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 960 मीटर है ना। तो यदि इस मानचित्र पर कहीं 2 स्थलों की मापी गई दूरी 39.8 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो वो आपको निकालनी है दोस्तों। यहाँ किलोमीटर में ऑप्शन दिया है तो पहले आप मीटर में निकाल लेंगे सेंटीमीटर को, जहाँ इक्वल टू 960 मीटर दिया है, उसके बाद आप किलोमीटर निकाल लें। 1 सेंटीमीटर तो 960 मीटर, देखिए मैंने कहा था आपसे, तो आपका 39.8 इंटू 960 3800 208 मीटर, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आपका ये निकलेगा 38.2 किलोमीटर, आपका सही उत्तर। ठीक है दोस्तों। चलिए पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं। यह राज्य होना चाहिए, हमें यह राज्य बताना है। आइए दोस्तों, यह राज्य होना चाहिए हिमाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, लद्दाख। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ए, हिमाचल प्रदेश। पहाड़ी के क्षेत्र के अधिकांश घरों के बारे में लड़की द्वारा दिया गया विवरण सत्य होगा। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है, हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। चलिए डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट है जिनमें लोग पर्यटक रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में स्थित है उसका नाम है श्रीनगर। डी दोस्तों आपका सही उत्तर है। देखिए क्योंकि आपको जाने से पता चलेगा, ये झील दोस्तों मेरे द्वारा कई बार इसका भ्रमण हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा श्रीनगर। चलिए
हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीनगर में स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। चलिए दोस्तों, मच्छर प्राय हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं। हमारे सांसों के कंपनों द्वारा, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा और पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। तो दोस्तों डी सही उत्तर है, पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, नीचे देखिए पहली को हल कीजिए। कूटी जाती पीसी जाती भोजन तीखी खूब बनाती। ठीक है दोस्तों, कूटी जाती है, पीसी जाती है, भोजन तीखी खूब बनाती, खाने में ज़्यादा होने पर मुंह से निकले सीसी आती, आँख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूँ नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। इसका हल है हल्दी, लौंग, इलायची, लाल मिर्च। तो दोस्तों डी है आपका सही उत्तर, लाल मिर्च एकदम सही उत्तर है। उपयुक्त दी गई पहली का लाल मिर्च से संबंधित है क्योंकि इसे सुखाकर कूटा व पीसा जाता है। भोजन में इसके प्रयोग से भोजन तीखा बनता है। यदि खाने में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो मुँह से सीसी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान के इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह वृक्ष बहुत उपयोगी है। इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। इस वृक्ष की लकड़ी की शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, अतः इमारती लकड़ी की भांति उपयोग नहीं किया जाता। यह छायादार वृक्ष नहीं है। इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपके कोड दिए हुए हैं, आपको बताने कौन। तो डी आपका सही है, ए, बी और ई। यह वृक्ष कई मायनों में उपयोगी है। इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं तथा जानवर ही इसकी पत्तियों खाना पसंद करते हैं। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड। दोस्तों ए सही उत्तर है आपका। सही उत्तर है दोस्तों गोवा। गोवा के पश्चिमी तट पर स्थित है। गोवा में नारियल तेल और समुद्री मछली की अधिकता पाई जाती है। नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में लोकप्रिय व्यंजन है। चलिए दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक विषय में पारंगत होगा। शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के प्रारंभ में ही बता दिए हैं। विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करती है। विषय पूरा करने पर घर के लिए दत्त कार्य देती है। तो सी दोस्तों आपका सही उत्तर होगा, विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि बच्चा खंडित बातों की बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ पाता है। क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट सकता है। क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित कर पाता है। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि बच्चा खंडित बातों की बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? दत्त कार्य, जांच सूची, अवलोकन, लिखित प्रश्न। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है सी, अवलोकन। रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग किया जाता है। आइजेंक और उनके साथियों के अनुसार श्रेणी मूल्यांकन मापनी वह बहुस्तर वाली मापनी है जिस पर श्रेणी मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति एक विशेषता के अंशों को व्यवस्थित करता है। रेटिंग स्केल के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, व्याख्यानात्मक अभिलेख, पोर्टफोलियो और क्रम निर्धारण रेटिंग मापनी।
तो दोस्तों ए आपका सही उत्तर है। व्याख्यान अभिलेखन में पोर्टफोलियो तथा क्रम निर्धारित रेटिंग मापनी पर्यावरण अध्ययन में सीखने को रचनात्मक आकलन में साधन हेतु होते हैं, अपितु वार्षिक उपलब्धि परीक्षण सीखने को रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है। वह कौशल है ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल, उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, अर्थपूर्ण कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल और स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। डी आपका दोस्तों सही उत्तर है, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। चलिए दोस्तों, एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है। विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल के विकास होगा। अवलोकन, पहचानना, पानी के प्रति संवेदना और समझ। तो दोस्तों ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ये है अवलोकन। अवलोकन आपका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया कौशल नहीं है। अवलोकन, निष्कर्ष निकालना, निर्धारित करना और पूर्वानुमान। तो दोस्तों सी आपका सही उत्तर है, निर्धारित करना। शिक्षार्थी अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करते हैं और उनके अवलोकन से इसके अनुभव जुड़े होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक, किसी भी समयावधि का और प्रकृति से केवल शिक्षक अभिमुख और है केवल पाठ्य पुस्तक की दी गई सामग्री पर केंद्रित। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है यहाँ पे ए है, वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक। ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक होना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो बच्चों को कक्षा से बाहर के विश्व को कक्षा में जोड़ने के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए अनेक अवसर प्रदान करता है। क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रियाकलाप का संचालन, दोहराना, योजना बनाना और प्रक्रम पर विचार करना। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका, वो है आपका, यहाँ आपके कोड दिए हुए हैं, हमें क्रम में लगाना है। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों बी, योजना बनाना, क्रियाकलाप का संचालन, प्रक्रम पर विचार करना, बाद में है दोहराना। ईवीएस पाठ्यचर्या का आधार वाक्य है रचनावाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, व्यवहारवाद अधिगम सिद्धांत। तो सी दोस्तों आपका सही उत्तर है, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम का क्षेत्र और दृष्टिकोण दोनों है। यह सामाजिक रचनावाद सिद्धांत का अनुसरण करता है। सामाजिक रचनावाद को एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया गया। चलिए दोस्तों, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में प्रयोजन प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता बनाता है। इसे विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है। बच्चे प्रायोजन के करने वाले भाग और क्रिया के भाग से अभिभूत हो जाते हैं। यह कार्यानुभव एवं अवसादी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों डी आपका सही उत्तर है और डी होगा, यह कार्यानुभव और अवसादी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हम अगला प्रश्न यहाँ पे है, समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। समस्या को परिभाषित कीजिए, क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए, परिणाम का मूल्यांकन कीजिए, समस्या का विश्लेषण कीजिए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ए होगा, समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों का व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है, समस्या को परिभाषित कीजिए, फिर समस्या का विश्लेषण कीजिए, उसके बाद क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए और उसके बाद ही आप परिणाम का मूल्यांकन कीजिए। चलिए दोस्तों, ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं। संसाधनों का सही समूह चुनें। विश्वविद्यालय, नदी, रेडियो, अभिकलित, बड़ई दुकानदार, शिक्षक, माता पिता। विश्वविद्यालय, अपशिष्ट सामग्री, माता पिता, ऑफिस, मोबाइल फोन, समाचार पत्र, विज्ञापन, गीत, रेडियो। तो दोस्तों बी आपका सही उत्तर है, बी है बड़ई दुकानदार, शिक्षक और माता पिता। ईवीएस में बड़ई दुकानदार, शिक्षक, माता पिता आदि अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण हैं क्योंकि इसका उपयोग कक्षा में किया जा सकता है और यह कक्षा को
जीवंत बनाते हैं, इसके द्वारा छात्रों की अंतक्रिया को बढ़ा सकते हैं और कठिन विषयों को समझने में मदद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है? अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवार जन अधिविन्यास में योगदान दे सकते हैं। अधिविन्यास मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होता है। अधिविन्यास को प्रतिदिन गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करता है। तो डी आपका सही उत्तर है दोस्तों। अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे? कोई विशिष्ट परियोजना युक्ति प्रयुक्त नहीं की जाएगी। उन्हें उच्च कक्षा के लिए विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाएगा, उन्हें अलग पढ़ाया जाएगा, उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग कर पढ़ाया जाएगा। डी आपका दोस्तों सही उत्तर होगा, उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग कर पढ़ाया जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, आपकी ईवीएस की क्लास यहीं पे खत्म हुई। आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ और सीडीपी सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, साथ में बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करें दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।